थीमेटिक फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि एक थीम बेस्ड फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, और ऐसी ही एक थीम है मैन्युफैक्चरिंग थीम। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, जो कि 16 फेब 2024 को ओपन हुआ था और 1 मार्च 2024 तक ये ओपन रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, मिस्टर गौरव गोयल। गौरव गोयल कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड सेल्स एंड मार्केटिंग है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। गौरव जी, आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, और ये टाइम भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपका एनएफओ इस वक्त चल रहा है। और वैसे तो खैर ये एक अच्छी थीम भी है, बट मुझे इस थीम के बारे में, यानी कि कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में आप थोड़ा पहले संक्षिप्त में बताएं कि इस वक्त इस फंड को लॉन्च करने की क्या खास वजह रही है, और क्या इसमें विशेष है। नहीं पंकज जी, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा है। और थोड़ा सा अगर अपन देखें, अगर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम जीडीपी की बात करें और किसी भी कंट्री की जीडीपी में लार्जली तीन हिस्से हैं: एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। तो पिछले अगर हम 30 साल का अगर हिस्ट्री देखते हैं, 40 साल का हिस्ट्री देखते हैं, तो हम पाएंगे कि डेफिनेटली इंडिया ने सर्विस के क्षेत्र में एक लीडरशिप ली है और बहुत तेजी से वहां पे हमने ग्रोथ की है। और इसी कारण से आज भारत को कहा जाता है ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। जो एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है, वहां पे डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है हिंदी में, वहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन कम हुआ है और इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टैटिक है। विद इन दैट इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 16% ऑफ द जीडीपी है। अगर आज हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज का जहां पे कि बहुत तेजी से विकास हुआ है, अगर हम चाइना की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उनकी ग्रोथ में, उनकी पूरी इकोनॉमी में। तो हमारा ये मानना है कि आज अगर इंडिया को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से, पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी से अगर तीसरे पायदान पे जाना है और इन द नेक्स्ट 3 4 5 years, और आज ये जो डेवलपिंग कंट्री टू विकसित भारत का जो पूरा हमारा अमृतकाल पीरियड में हम बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग विल बी द इंजन ऑफ द ग्रोथ। और इसीलिए आज अगर मैन्युफैक्चरिंग विल बी द इंजन ऑफ द ग्रोथ, तो हमें लगता है कि ये जो 16% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में बढ़ के ये 25% रहेगा। और अगर वो ग्रोथ अगर होना है मैन्युफैक्चरिंग में, सो दैट मीन्स जो कंपनीज उस सेक्टर से रिलेटेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड, उनके प्रॉफिट पूल्स आर गोइंग टू एक्सपेंड। एंड इफ देयर प्रॉफिट पूल्स आर गोइंग टू ग्रो और वहां पे एक्सपेंशन होता है, तो डेफिनेटली वहां पे वेल्थ क्रिएशन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लगती है। तो आज जो इन्वेस्टर्स और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर एसेट एलोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम को इंक्रीमेंटली अगर एलोकेट करते हैं, मच हायर एलोकेशन, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में आज वो सारे पिलर्स मौजूद हैं या ड्राइवर्स मौजूद हैं कि इंडिया कैन ऑल्सो बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसी कारण से हमने आज ये मैन्युफैक्चरिंग फंड का थीम लॉन्च किया है और अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के साथ हम इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। गौरव जी, बिल्कुल थीम तो काफी इसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम की बात करें या फिर मेक इन इंडिया की बात करें, तो इन सब का फायदा डेफिनेटली इस थीम को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इस थीम में और भी फंड्स अवेलेबल हैं, तो मुझे बताइए कि दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो क्या मार्केट कैप को लेकर कोई मैंडेट है कि आपका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह से डिवाइड हो सकता है, या फिर ये है कि ये जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से
यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। और दूसरी बात, कोई यहाँ पर ऐसी यूनिकनेस है कि जो इस फंड को दूसरे फंड से थोड़ा अलग बनाता है? बिल्कुल, आई थिंक इस फंड में अगर आप देखें कि हमारा जो फंड स्ट्रेटेजी रहेगा, जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल फंड रहेगा। तो हम ऐसा नहीं है कि मार्केट कैप एग्नोस्टिक रहेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का इसमें समावेश रहेगा। और फंड मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे अर्निंग ग्रोथ ज्यादा है, ही विल बी एबल टू टेक दो स्टॉक्स थ्रू द बॉटम ऑफ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। जिन कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ बेटर होगी, हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जिन कंपनीज में रहेगा जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ बेटर है, वो कंपनीज इस पोर्टफोलियो में आएंगी। और सो वी विल बी एमिंग एट कि बेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो इसमें आए। ये किस तरीके से डिफरेंट होगा बाकी दूसरे फंड से? तो एक इसमें बहुत एक एस्पेक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम का है, कि अगर आज हम देखें कि हमारे जितने भी निवेशक हैं या जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, लार्जली बीएफएसआई और आईटी, ये दो सेक्टर्स का बहुत प्रिडोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है। और क्योंकि इंडेक्स में भी आज उसका प्रिडोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, और उसके कारण से आज हमारे जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनमें 40 से 50% तक आप पाएंगे कि उसमें आईटी और बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का पोर्टफोलियो रहता है। मैन्युफैक्चरिंग जो कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड है, दैट विल बी नॉन आईटी, नॉन बीएफएसआई। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आज हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जब आज वो एसेट एलोकेशन करते हैं, तो अपने कोर पोर्टफोलियो के साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक जो कॉम्बो, जिसको मैं बोलता हूँ, वो दे सकते हैं, विच इज अ नॉन आईटी, नॉन बीएफएसआई। और उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन सब में एक बहुत ही डेडिकेटेड और कोर एक्सपोजर कस्टमर लिया जाता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्सी कैप फंड होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों की कंपनीज इसमें समावेश होंगी। 40 से 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा। तो इट विल बी अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर द इन्वेस्टर्स। मैं वो जानना चाह रहा था, आपने क्लियर कर दिया कि ये जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है काफी। अगर 40-50 जी, स्टॉक की आप बात कर रहे हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड है। और मुझे उम्मीद है कि फिर ऐसे में जो आपने भी कहा कि यहाँ पर सभी तरह के मार्केट कैप्स के लिए जगह है, वो सिचुएशन जैसी होगी फंड मैनेजर्स वैसी कॉल ले पाएंगे। अम, एक बात मुझे बताइए कि इस वक्त पर, क्योंकि थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है, स्पेशली यदि बात करूं स्मॉल कैप में या मिड कैप में, मार्केट में अच्छी हमने रैली देखी है। तो इस वक्त पर यदि हम इस थीम की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों इस थीम को प्रमोट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टर्स को इस थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है, वैल्यूएशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर रिलेटिवली हायर, तो क्या ये सही समय है और क्या ये सही सेक्टर है? हमारा ये मानना है कि आई थिंक हमें ये देखना चाहिए कि किस सेक्टर में अल्टीमेटली अर्निंग विजिबिलिटी क्या है या अर्निंग पोटेंशियल क्या है, और वो अर्निंग पोटेंशियल के बेसिस पे वैल्यूएशंस कैन करेक्ट, और उसके हिसाब से वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम देखें कि आज हमारा ये जो फंड है, जो आपने पहले भी प्रश्न पूछा था कि आप क्यों ये प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इस वैल्यूएशन के संदर्भ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग पे इतना बुलिश हैं। और इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग थीम के हमारे पास में 4 पिलर्स हैं और 4 ड्राइवर्स हैं, जो हमें लगता है कि जो कि हेल्प करेंगे इन कंपनीज के प्रॉफिट पूल को एक्सपेंड करने में, एंड देयर कुड बी अ मल्टीप्लायर एक्सपेंशन एज फार एज अ प्रॉफिट पूल्स आर कंसर्न। सबसे पहला कारण है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज इंडिया का, हम सबको मालूम है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, और जो पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एजिंग। आज हमारा एवरेज मीडियन एज इज अराउंड 29 ईयर्स। हमारा 72% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द वर्किंग एज कैटेगरी। आज पूरे ग्लोबल सप्लाई, अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, तो 20% ऑफ द ग्लोबल लेबर सप्लाई इज इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग की किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे बाहर की कंपनी हो, उसके लिए लेबर फोर्स, डोमेस्टिक डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। और इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लस उस डेमोग्राफिक को लेकर है। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत तेजी से इसमें डोमेस्टिक कंपनीज भी आएंगी, और
अपनी कैपेसिटीज को एक्सपेंड करेंगी और बाहर की कंपनीज भी आएंगी जो कि हमें डिविडेंड को। दूसरा, अगर इसी डेमोग्राफिक से रिलेटेड हम बात करें कि दूसरा ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि इंडिया इज ओनली द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वी हैव द लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इन ऑन दिस प्लैनेट, लेकिन जो हमारा एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज करीबन $2,500 के आसपास है। बट आप देखेंगे कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका परचेजिंग पावर बढ़ता है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है कि नहीं। तो हमारा जो साइज है और जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी किसी भी कंपनी के लिए टू सेटअप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज देयर। द सेकेंड एस्पेक्ट जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का भी जो थर्स्ट है, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, या कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जो हमने कमी की और इसके कारण से आज हम पूरे एशिया में वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर, तो वो बहुत पॉजिटिव है। पीएलआई की आपने जो बात की, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की, और पहली बार ऐसा हुआ कि आज किसी भी गवर्नमेंट ने बोला कि आज हम प्राइस सब्सिडी की बजाय आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देंगे। तो प्रोडक्शन को इंकरेज किया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जिसके कारण से हमें दिखेगा कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आज हमें मैन्युफैक्चरिंग में दिख रहा है। तीसरा, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का आगे जो कैपेक्स और जो फोकस रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आज इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आज जो हमारा स्टैक है, वेदर आधार, यूपीआई, डिजिटल इंटरफेस, वो बेस्ट है आज पूरे वर्ल्ड में। तो विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग थीम। और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से निवेश किया है, और उसके कारण से आज अगर आप देखें तो हमारा रोड कनेक्टिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। हमारे यहाँ टुडे इंडिया में आज वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड। आज रेलवेज की हम बात करें तो रेलवेज में वी हैव द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। पोर्ट्स नए बन रहे हैं, उनकी कैपेसिटीज इंक्रीज हो रही हैं। एयरपोर्ट्स में अगर आप बात करें तो एक्सपेंशन, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हैज इंक्रीज। करीबन 146 एयरपोर्ट्स आज इंडिया में हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में डबल हो गया है, और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वो 200 के आंकड़ा को पार करेगा। तो लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, और उसके कारण से अगेन द लॉजिस्टिक कॉस्ट कंपेयर कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होती जाएगी, जिसका कि एक फायदा कंज्यूमर्स को भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। और चौथा एक जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अगर आप देखें कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हिसाब से प्ले आउट हो रही है, और आज ग्लोबली सब कंपनीज को एक रियलाइजेशन हुआ है कि आज चाइना से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस खत्म हो जाएगा, बट डेफिनेटली वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और वो एक आज टुडे चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमें लगता है कि आज इंडिया में वो सारे इंग्रेडिएंट्स पॉसिबल हैं, वो सारे लीवर्स अवेलेबल हैं, जो कि विच कैन मेक इंडिया ऑल्सो एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी प्ले आउट हो रही है और जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कई इमर्जिंग कंट्रीज में उसके बेनिफिट हो रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिशरीज। और आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से बाहर की कंपनीज भी आएंगी और इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सब जो मैंने आपको चार कारण बताया है, ये मेगा ट्रेंड है। और मेगा ट्रेंड्स में जब आपका जो कंपनीज उनसे रिलेटेड है और उनके जो इनकम, जो प्रॉफिट पूल्स हैं, वो प्रॉफिट पूल्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और आप देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल 2-3 दशक पहले जो इन्वेस्टर्स में बैंकिंग का जो हमारा एक पूल था, बैंकिंग का जो प्रॉफिट पूल था, पिछले 3 दशकों में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। तो जो इन्वेस्टर्स अर्ली ऑन उस थीम पे आ गए थे, दे हैव मेड ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। आईटी में भी हमने ये देखा वो थीम कि जो आज जब वो मेगा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और जो निवेशक दे बोर्डेड दैट बस अर्ली ऑन इन द टाइम, आई थिंक दे हैव द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। मैन्युफैक्चरिंग भी हमें लगता है कि इट इज एट दैट कस्प। तो आज valuations is nothing but in terms of we have to look at in terms of what the earning pools are going to get available। और हम मैन्युफैक्चरिंग हमें लगता है is a multi-decadal theme at this point of time। और वो बस में चढ़ना जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उस ट्रेन में चढ़ना जरूरी है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेन में अगर आज हम चढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत स्मूथ होगी। वेल्थ क्रिएशन में हमें दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड कैन हेल्प अस टू टेक आवर वेल्थ क्रिएशन गोल्स। गौरव जी, आपने अभी कहा कि ये जो थीम है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जी अक्सर वैसे माना जाता है कि कोई भी थीम जो होती है या सेक्टर्स होते हैं ये सीजनल होते हैं। तो
कोई भी थीम हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करेगी। तो एंट्री और एग्जिट का टाइम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एंट्री तो करेंगे लेकिन सही समय पर निकलना भी ज़रूरी होता है। तो मैं आपके क्वेश्चन को, बल्कि जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, एक बार फिर रिपीट करूँगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस फंड में यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है और जैसे कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस थीमेटिक फंड को भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में एक लंबे समय के लिए रख सकता है, या फिर आप ये कहेंगे कि अगले कुछ सालों के लिए जब तक हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पर, तब तक के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाए? नहीं, देखिए हमारा ये मानना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम है, ये बहुत बड़ा वाइडर थीम है। इसको सिर्फ थीमेटिक फंड से हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि और ये एक बहुत डिकेडल थीम है। तो आज मल्टी एक मेगा ट्रेंड है, मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज अ मेगा ट्रेंड, और इसीलिए ये एक सिर्फ कुछ समय के लिए निवेश करना है इस तरह का नहीं है। डेफिनेटली निवेशक जिनका होराइजन ऐसा हो कि 5 साल से अबव का हो, डेफिनेटली हमारा सजेशन है कि वो ही इसमें निवेश करें। बट ये हमारे हिसाब से एक बहुत हमारे मानने की अमृतकाल पीरियड में दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और जो मैंने बताया कि ग्रोथ का जो इंजन है पूरे इंडिया का, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग विल बी द इंजन ऑफ द एंटायर ग्रोथ। तो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स डेफिनेटली लंबे समय की अवधि के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली द फंड मैनेजर will be building the portfolio in terms of the best of the stories which are available as far as the manufacturing sector is concerned. गौरव जी, मैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस फंड से रिलेटेड वो देख रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज दिखाई दी, ऑटो स्विच और स्मार्ट एसटीपी। तो एसटीपी तो खैर आजकल बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स अक्सर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। लेकिन ये स्मार्ट एसटीपी क्या है, और साथ में ये ऑटो स्विच क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। Sure. तो कई पंकज जी, कई इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ये बेसिकली सॉल्यूशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए। तो पहला एक प्रॉब्लम एरिया जो इन्वेस्टर्स का होता है कि क्योंकि एनएफओ, जैसे आप जानते हैं कि 2 वीक्स का पीरियड करीबन रहता है एनएफओ का, तो कई इन्वेस्टर्स, निवेशक बोलते हैं कि हम लास्ट डेज ऑफ द एनएफओ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शुरू में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो भी बैंकिंग अकाउंट का, बैंक में अगर पैसा रखा है तो वो हमारा लॉस होता है इंटरेस्ट का। तो डेफिनेटली एक जेन्युइन रीजन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमने उनके लिए ये ऑटो स्विच फैसिलिटी दी है, और ये फीचर को यूज करके निवेशक राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वो निवेश कर सकते हैं इस फंड में, क्योंकि 2 हफ्ते तक किसी भी डेट फंड जो उनकी अपनी चॉइस है उसमें वो निवेश कर सकते हैं। तो 2 हफ्ते तक का उनको उस डेट फंड का जो भी रिटर्न होगा वो रिटर्न मिलेगा, और जो लास्ट डे है ऑटोमेटिकली वो जो निवेश उन्होंने किया है इस एनएफओ के लिए, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, तो उनको दोबारा कोई स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। वी कस्टमर ऑल्सो अर्न, आज अगर आप देखें तो ओवरनाइट फंड्स और ऑल्सो गिविंग बेटर रिटर्न्स देन एनी अदर सेविंग्स अकाउंट। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कस्टमर्स के लिए। दूसरा हमारा जो निवेशकों के लिए हमने फीचर किया है वो है स्मार्ट एसटीपी। कई निवेशक होते हैं जिनका ये मानना होता है कि जब फंड ओपन एंडेड हो जाए तब हम निवेश करेंगे। कई ऐसे निवेशक होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को 100% अभी नहीं निवेश करना है, मैं स्टैगर्ड वे में करना चाहता हूँ। तो जो स्मार्ट एसटीपी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और निवेशक इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। तो सिर्फ अगर 100 जो भी उन्होंने निवेश किया है उसका 25%, सिर्फ 25% ही इस फंड में निवेश होगा, इस इन द एनएफओ। और बाद में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 25-25% की वो निवेशक का इन्वेस्टमेंट होगा। तो उसको एक स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। अगर उसको ओपन एंडेड फंड में निवेश करना है, लेकिन हम कई बार उस फंड में निवेश नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो आज थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस एक डिसिप्लिन वे में वो एक्सपोजर ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फंड में। गौरव जी, क्योंकि आप सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं, आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, एमएफडीज के साथ में, और मैंने देखा है कि एमएफडीज भी आपको काफी पसंद करते हैं। तो मुझे बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं? क्या एमएफडीज के लिए कोई मार्केटिंग कोलेटरल इत्यादि कुछ ऐसा आपने कुछ प्लान किया हुआ है? तो मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल पंकज जी, जो हमारे पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे पहले तो डेफिनेटली ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है इसको लेकर हमें मालूम था, क्योंकि अगर आप देखें यूएमबी इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ से कम है।
23 लाख करोड़ का पूरा AUM है, इंडस्ट्री है, तो उसको लेकर हमें मालूम था कि अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। पार्टनर्स को इस सेक्टर के बारे में और अवगत कराना पड़ेगा, क्यों हम चाहते हैं, क्यों हम बिलीव करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए। तो उसके लिए हमने डेफिनेटली पूरे देश भर में भारत यात्रा की, मैन्युफैक्चरिंग भारत यात्रा, और उसके तहत करीबन 75 लोकेशंस में हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स के साथ में उनके साथ बातचीत की, उनको बताया कि इस फंड क्यों मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम इम्पोर्टेंट है उनके क्लाइंट एलोकेशन के हिसाब से, इस फंड में हमारी फंड स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो ये हमने सबसे पहले किया। दूसरा, उन सभी पार्टनर्स को बहुत जरूरी था कि हम मार्केटिंग कोलेट्रल्स प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ में उसको कम्युनिकेट कर सके, शेयर कर सके, बातचीत कर सके। तो उसके लिए हमने डिफरेंट काइंड ऑफ कोलेट्रल्स बनाए, वीडियोस बनाए, कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाए, फंड मैनेजर के साथ में वीडियोस बनाए। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस हमने बनाए, उनको वन पेजर्स हमने बनाए, ताकि उन सबको यूज करके और वो को ब्रांडेड कर पाए, इस तरह की भी हमने सुविधा दी, तो ताकि वो कस्टमर्स के पास में लेके और समझा पाए। बट सबसे सेटिस्फाइंग ये है कि हमने ये सब जो चीजें की, मार्केटिंग कोलेट्रल्स किए, हमने 7 वर्निकुलर लैंग्वेजेस में, 7 लैंग्वेजेस में किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही किया है, आज उनके पास 7 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ताकि वो अपने इन्वेस्टर से उनकी भाषा जो उनको समझती है सरल वे में, उनसे बात कर सकें, समझा पाए इस थीम के बारे में। तो ये सब हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने पार्टनर्स को प्रोवाइड किया है, और उनके साथ में लगातार हम कोई भी अगर उनके सवाल हैं, उनको अगर कोई भी क्वेरीज हैं, तो उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इन्वेस्टर्स के पास में लेके जाएं। और हमें लगता है कि बहुत क्रिटिकल है कि जो फ्रॉम अ इन्वेस्टर एलोकेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि पूरी इंडस्ट्री में 23 लाख करोड़ का AUM है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फंड का अगर जो AUM है वो सिर्फ 10,000 करोड़ से कम है। तो कस्टमर्स का जो ओवरऑल एलोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम, लेस देन 0.5% है। तो बहुत जरूरी है कि इस एलोकेशन को बढ़ाया जाए। और आज हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपके थ्रू ऑल्सो मैं उनको अपील करना चाहूंगा कि, और उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डेफिनेटली इंक्रीमेंटली दे शुड लुक एट हायर एलोकेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग थीम। और दूसरा, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री थीम है, कि नॉन BFSI, नॉन IT। तो आज हमारे सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में प्रिडोमिनेंटली 40 to 50% BFSI और IT है। तो बहुत जरूरी है कि अगर हमें कोर मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोजर लेना है, तो एक डेडिकेटेड फंड के थ्रू एक बहुत अच्छा कॉम्बो है कि डाइवर्सिफाइड फंड के साथ में मैन्युफैक्चरिंग थीम इन दिस फंड। सो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के पास ले जाने की। गौरव जी, वैसे तो खैर आपके जो भी पार्टनर्स हैं, MFDs हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है सबके पास आपका पर्सनल नंबर भी है। लेकिन फिर भी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई हेल्प चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए इस NFO के बारे में, वो अपने RM से कांटेक्ट कर सकता है, और यदि जरूरत हो तो RM के थ्रू आपको भी अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है फॉर आवर पार्टनर्स, एंड दे कैन, जो उनके RM है, नियरेस्ट ब्रांच है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम अवेलेबल। थैंक यू गौरव जी, आपने फंड को बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत फायदे वाली बात होगी कि उनको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, और क्यों इस वक्त पर इस थीम में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो काफी क्लियर होगा। और साथ में आपने पार्टनर्स के लिए भी काफी बातें बताई कि उन्हें ये फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को क्यों बताना चाहिए, कैसे ये उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट बात आप कहना चाहें? नहीं, डेफिनेटली आपके माध्यम से मैं सभी हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिग थैंक यू टू ऑल आवर पार्टनर्स कि आज लगातार हमारी जो कैनरा रोबेको की फैमिली है वो एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है, चाहे वो नंबर ऑफ फोलियोज में हो, चाहे वो एसेट अंडर मैनेजमेंट में हो। हमारा जो प्रोडक्ट का जो बास्केट है वो भी बढ़ रहा है, और डेफिनेटली वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स फॉर देयर सपोर्ट टू अस। So big थैंक thank यू you to all of them. गौरव जी, आज आपने समय निकाला और हमें इस फंड के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि जानकारी हमारे व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी बात करने के लिए और अपने फंड के बारे में बताने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
आज गौरव गोयल जी ने कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड को बेहद सरल भाषा में एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये एनएफओ 1 मार्च 2024 तक ओपन है और जैसे ये ओपन एंडेड स्कीम है तो एनएफओ क्लोज होने के बाद फिर ये विदिन 5 डेज फिर से ओपन हो जाएगी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस तरह के थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो इस पर डेफिनेटली विचार कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। फंड नामा के अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।